साइंस देखते हैं फिर से, ठीक है ना। थोड़ा सा बीएसएससी के लिए साइंस थोड़ा सा इंपोर्टेंट है भी ज्यादा, क्योंकि अलग से इसमें 25 क्वेश्चन, एक तो जीके जीएस के साथ तो जो पूछता ही है, प्लस में इसमें 25 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछेगा, ठीक है ना। 50 तो आपको जीके जीएस जो रहेगा जनरल नॉलेज उसमें पूछेगा ही साइंस, और 25 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा, यानी कि 25 क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से साइंस को देखने को मिलेगा ही। साइंस का क्वेश्चन हालांकि जो भी लोग बनाते होंगे देखिएगा, एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन ऐसा देता है कि वो बनता ही नहीं है, इतना लंबा लंबा रहता है। लेकिन ये है कि साइंस का क्वेश्चन अगर लंबा लंबा है तो वो नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वो तो बन जाए, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो बन जाए, तो कम से कम उतना तैयारी करके रखेंगे और अच्छे से एक बार देखेंगे। इस बार एनसीईआरटी का भी लास्ट में कुछ करवाएंगे। चलिए अभी फिलहाल बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 7 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाई जाती है। बताइएगा किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, बिल्कुल सही है। बताइएगा मनुष्य के शरीर में कितनी लीटर खून होती है? 5 से 6 लीटर के रेंज में रहती है, ठीक है ना। बताइएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। बताइएगा तो न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की, ठीक है ना। तंत्रिका नर्वस सिस्टम का इकाई क्या है? न्यूरॉन है। आगे बताना आपको, ब्लैक होल सिद्धांत का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है ना। भारतीय वैज्ञानिक थे, एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। किसका? ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया गया। बाद में चल करके स्टीफन हॉकिंस के द्वारा उसका बहुत विस्तार से आगे बताया गया। आगे बताइएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है, वो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जो भारत में? बिल्कुल सही है, थोरियम, ठीक है ना। थोरियम का भारत में बहुत ज्यादा विशाल भंडार है। आगे आपको बताना है, किसी मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना। जब भी कोई भी फिगर बनेगा दर्पण ये लेंस के द्वारा, ठीक है ना, तो अगर वो वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा ही, और अगर वो काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा ही, ठीक है ना। मानव के आंख में जो बनता है वो किस लेंस के द्वारा बनाया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा, और वो रहता है वास्तविक और उल्टा। दिमाग उसको सीधा करके आपको दिखाता है। चलिए आगे आपको बताना, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, बिल्कुल सही, सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है ना। वो क्या है? तो वो लाइट सेंसिटिव एलिमेंट ही है, ठीक है ना। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट है, प्रकाश संवेदी तत्व है। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। आगे आपको बताना है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या क्या है? प्रोटीन और प्रोटीन नहीं, विटामिन और खनिज है, ठीक है ना। विटामिन और खनिज, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हमारे शरीर में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या क्या है? तो विटामिन और खनिज है, ठीक है ना। विटामिन और मिनरल्स है। आगे आपको बताना है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी 1 ग्राम अगर कोई पदार्थ का वजन है और उसको 1 डिग्री अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज चाहते हैं, तो उसके लिए जितना ऊर्जा हमको चाहिए वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कहलाएगा, ठीक है ना। विशिष्ट उष्मा कहलाएगा। आगे आपको बताना है, पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पीतल किसका किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। टाका किसका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सीसा और टीन का है। आगे बताना, सोडा वाटर बनाने के लिए आप किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। यानी या फिर जितना भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जितना भी कोका कोला वगैरह पीते हैं, उसमें जो बुलबुला रहता है वो बुलबुला क्या चीज का रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बुलबुला रहता है, ठीक है ना। और वही कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है वो जलन पैदा करता है जब जीभ पे जाता है। तो आगे बताना है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन सा उपकरण है? विद्युत को यांत्रिक में, मोटर, ठीक है ना। आपका पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में जो बदलता है वो है डायनेमो है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है?
हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 1/2 इंटू मास इंटू ये वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। आगे बताना है प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई देती है? ध्वनि के प्रावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि जो सुनाई देती है ध्वनि के प्रावर्तन के कारण। बताइएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम जो है प्रावर्तक सतह से आपकी दूरी कितना होना चाहिए? 16.6 या फिर 17 मीटर के आसपास न्यूनतम होना चाहिए। अधिकतम दूरी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम दूरी जो है कम से कम इतना होना चाहिए। आगे आपको बताना है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर जल का स्तर में क्या अंतर बनेगा? कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना उसका आयतन है वो अपने आयतन के हिसाब से पानी को दबा के लेयर को ऑलरेडी ऊपर करके रखे हुए है। जैसे जैसे पिघलते जाएगा उस पानी में वो मिलते जाएगा, लेयर में कोई बदलाव नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। आगे आपको बताना है दो समांतर दर्पण के बीच धातु की एक गोले को रखा जाता है, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। अगर दो समतल दर्पण के बीच अगर रख दीजिएगा तो कितना बनेगा फिगर? अनंत फिगर बनेगा, कोई उसका लिमिट नहीं है। बताइएगा तो सार्स बीमारी में एक किसको निरूपित करता है? एक्यूट को। बिल्कुल सही है, सार्स जो है ना ये एक बीमारी है, ठीक है ना, SARS। इसका फुल फॉर्म बताइएगा। ए का एक्यूट हो गया, फुल फॉर्म क्या होता है सार्स का? इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये सार्स जो है ना कोविड-19 के टाइम पे बहुत प्रचलित हुआ था, ठीक है ना, सार्स कोव 19 इसका पूरा जो वायरस का नाम था वो क्या था? सार्स कोव 19। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। S फॉर सिंड्रोम और S फॉर सीवियर, A फॉर एक्यूट, R फॉर रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी समझते हैं ना, श्वसन, ठीक है ना। आगे आपको बताना है डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? गला को प्रभावित करती है, गला को। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? गला को। डिप्थीरिया बीमारी होती किस कारण से है? वायरस या बैक्टीरिया के कारण? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तब ना हम लोग DPT का टेट्रावैलेंट वैक्सीन लगाते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस का। और तीनों किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। आगे आपको बताना है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो हाँ, बीच जो है ना सो प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। प्रयास और फलक्रम के बीच में क्या होगा? भार होगा। भार कहां पे रखा जाएगा? तो बीच में, प्रयास और फलक्रम के बीच में। किस में? सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में। आगे आपको बताना, एक दिन लीवर सिस्टम आप लोग को पढ़ाएंगे, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत परेशान करता होगा, कैंची किसका, कौन सा उत्तोलक है, किस श्रेणी का है, सरायता किसका है, नेल कटर किसका है, चाकू किसका है, ठीक है ना। ये सब बहुत परेशान करता है। साइकिल का ब्रेक क्या है, एक दिन बताएंगे वो। बताइएगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए जब लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का वास्तविक भार से कम हो जाता है, ठीक है ना, वास्तविक भार से कम हो जाता है। ये क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व बल के कारण। देखिए ये होता है उसकी चाल के ऊपर की ओर समरूप होती है, ठीक है ना, उसका चाल जो है ना ऊपर की ओर समरूप होता है। यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो W बराबर mg, और वेट में से जो है ना ये mg जो है ये घट जाता है। W जो है ना उसका वेट जो होता है, वास्तविक वेट होता है, उसमें से mg घट जाता है। यानी कि उसका जो मास और जो ग्रेविटेशन, जिस ग्रेविटेशन के साथ वो ऊपर जा रहा है वो घट जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से वो वेट घटा हुआ महसूस, मतलब उसको महसूस होगा कि उसका भार बढ़ा हुआ है। वो अपना भार कैसा महसूस करेगा? जब ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा, ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उल्टा लिख दिया है, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो ऊपर जाएगा तो W बराबर जो है ना, W में mg प्लस हो जाएगा, और जब नीचे आएगा तो W में mg क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि उसका भार थोड़ा सा घटा हुआ महसूस करेगा। ये क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको देखना है सभी गैस शून्य आयतन किस तापमान पर प्राप्त कर लेती है? परम शून्य तापमान पे। बिल्कुल सही है। और ये परम शून्य तापमान होता कितना डिग्री सेल्सियस है? -200
73 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, -273 डिग्री सेल्सियस। कोई भी गैस है या फिर ठोस है, कुछ भी है, जहां पे उसका अणु का गति जो है जाकर के शून्य हो जाता है, रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान बोलते हैं। और इससे नीचे का टेम्परेचर संभव भी नहीं है इस यूनिवर्स में, ठीक है ना। माइनस क्या हुआ, सेल्सियस, सेल्सियस क्या हुआ, हाँ केल्विन में 0 हो जाएगा और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। इसी के लिए हम पूछे भी कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताना है, एसिड जो है ये लिटमस पेपर को किस कलर से किस कलर में बदल देता है, नीला को लाल कर देता है एसिड। और क्षार क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट करता है, लाल से नीला कर देता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, चीनी के घोल में तापमान बढ़ाने पर चीनी की विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर उसको हम गर्म करेंगे तो पहले अगर 1 लीटर में हम आधा केजी चीनी मिला पा रहे थे, तो अगर उसको गर्म करेंगे तो हम 750 ग्राम भी मिला सकते हैं, 1 किलो भी मिला सकते हैं, मतलब उसको विलय करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा किस कारण से होता है, विलय करने की, तापमान बढ़ाते हैं तो विलयता का क्षमता बढ़, दूरी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। उसके अणुओं के बीच यानी कि जल के अणुओं के बीच जो है दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस बढ़े हुए जगह में, उस खाली जगह में चीनी का अणु को वो रख लेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, हीरा, सोना नहीं, हीरा, ठीक है ना। कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है, हीरा है। आगे बताना है आपको, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ओजोन, ठीक है ना। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है उसको कौन सी गैस अवशोषित करती है, ओजोन गैस अवशोषित करती है। आगे बताना है, मायोपिक आंख को किस प्रकार के लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, मायोपिक को कौन सा, उत्तल या अवतल, क्या हुआ, देखिए ये कंफ्यूजन क्यों हुआ हम बताते हैं, क्योंकि आप लोग को एकदम रटा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग किस लेंस से ठीक करते हैं, अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस से। लेकिन ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष जिसको कहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है ना। और दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। देखिए ना, दूर की बात हो रही है, दूर का मतलब ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा दूर का बात हो रहा है, तो एक बड़ा सा शब्द आएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। और वैसे भी हाइपर जो शब्द यूज करते हैं ना वो किसके लिए करते हैं, बड़ा के लिए, ज्यादा के लिए करते हैं। यानी कोई भी चीज अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो साइंस में टर्म है वो हाइपर है, और अगर कोई भी चीज घटा हुआ है तो उसके लिए साइंस में जो टर्म है वो कौन सा है, हाइपो टर्म है, हाइपो, ठीक है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर के लिए बात कर रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का ना, दूर दृष्टि दोष में किसका, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। अब बताइएगा मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। अब एकदम सिंपल है, यानी इसको याद रखिएगा कि मायोपिया जो है ना छोटा वाला को डिनोट कर रहा है, तो कौन सा, निकट वाला दृष्टि दोष का बात कर रहा है, अवतल लेंस का। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या है, उच्च स्तरीय भाषा, हाँ, एक उच्च स्तरीय भाषा को जो है ना मशीनी भाषा के रूप में बदलने वाला एक यंत्र है, ठीक है ना। कंपाइलर जो है ना कंप्यूटर में क्या करता है, तो उच्च स्तरीय जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको नॉर्मल मशीन लैंग्वेज में जो है चेंज करता है ताकि उसको यूजर समझ पाए, ठीक है ना। कंपाइलर का यही काम है। आगे आपको बताना है, निम्न में से कौन, ये तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ठीक है ना। बताइएगा तो पोर्टलैंड सीमेंट का संघटक क्या है, यानी उसका कंपोजिशन क्या क्या है पोर्टलैंड सीमेंट का, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या क्या चीज, लाइम, सिल्का और एल्मुना। देखिए लाइम यानी कि चूना की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। सिल्का, एल्युमिना और मैग्नीशियम, ठीक है ना। और मैग्नीशियम, इसको याद रखिएगा, मैग्नीशियम साथ रहता है पोर्टलैंड सीमेंट में, चूना, सिल्का और मैग्नीशियम साथ रहता है, ठीक है ना। चूना, सिल्का और मैग्नीशियम के साथ साथ एक क्या बच गया था, एल्युमिना, ठीक है ना। ये चारों चीज साथ रहता है किसमें, पोर्टलैंड सीमेंट में, इसी चारों चीज का बना हुआ होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है ना। पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का। और प्रकाश संवेदी के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे, सोडियम ब्रोमाइड का, ठीक है ना। सोडियम कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर प्रकाश संवेदी की बात करें, ठीक है ना, लाइट इंटेंसिटी मतलब
सेंसिटिविटी की बात करें तो वो किस रसायन के द्वारा, तो सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा। और वही अगर पिक्सर की बात करें, पिक्सर किसका बना होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है ना। आगे आपको बताना है रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, बिल्कुल सही है। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको बताना है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर का प्रजनन, मच्छर कम हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। दो काम करता है, ठीक है ना। एक तो पृष्ठ तनाव को कम करता है जिससे उसका सारा लार्वा क्या होता है, डूब जाता है पृष्ठ तनाव को। और दूसरा काम क्या करता है, एक लेयर का निर्माण कर देता है। क्या करता है, एक लेयर का निर्माण कर देता है, यानी कि तेल जो है ना, वो मिट्टी तेल जो है सो किस पे, पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो एक लेयर बिछा देता है जिसके कारण उसके अंदर जितना भी है ना वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाता है, यानी सांस नहीं ले पाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है मच्छर वगैरह की, ठीक है ना। एक लेयर का भी निर्माण करता है और बाकी पृष्ठ तनाव कम करता है जिससे उसका लार्वा यानी कि जो भी अंडा वगैरह है वो सारा डूब जाता है। आगे बताना है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है, असेंबली भाषा क्या है, तो बताइएगा यह गणितीय संकेत है या फिर सिर्फ बाइनरी है या फिर दोनों है, सिर्फ बाइनरी है, ठीक है ना। असेंबली भाषा क्या है, तो सिर्फ बाइनरी भाषा है। असेंबली क्या है, सिर्फ बाइनरी भाषा है, यानी कंप्यूटर को असेंबल जो किया जाता है तो उसका अपना जो बाय डिफॉल्ट भाषा है वो कौन सा है, तो बाइनरी में वो समझता है, वो दूसरा कोई भाषा को नहीं समझता, वो बाइनरी को समझता है। हाँ, बाइनरी को ट्रांसफर आपको दूसरा में कर देगा, ट्रांसलेट वो आपके लिए दूसरा में कर देगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर जो डिफॉल्ट भाषा वो कौन सा है, बाइनरी है। आगे आपको बताना है स्पाइन डिलीट, ये जो है स्पाइन डिलीट ये नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये नाम से ही है स्पाइनल कोड को, ठीक है ना। किसको प्रभावित करता है, स्पाइनल कोड, यानी कि मेरुदंड को प्रभावित करता है, मेरुदंड को प्रभावित करता है। पीछे में हम लोग का रीढ़ का हड्डी नहीं होता, उसी को स्पाइनल कोड बोलते हैं। बताइएगा तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सीधे सोडियम कार्बोनेट, सीधे सोडियम कार्बोनेट ना, बिल्कुल सही है। धोबन सोडा का जो है ना, यानी कि वाशिंग सोडा का जो होता है रासायनिक नाम वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला जो सोडा होता है मीठा सोडा, उसका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। और बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब मिलाते हैं टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में जब मिला देते हैं टार्टरिक एसिड तो बन जाता है बेकिंग पाउडर, यानी खाने वाले सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसमें टार्टरिक एसिड मिलाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा आपको। आगे बताना आपको रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभव यूनिट क्या है, अणु। यौगिक का सबसे छोटा क्या है, अणु, ठीक है ना, अणु है। आगे आपको बताना फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला हाइपो क्या है, तो अभी बताए सोडियम थायोसल्फेट। आगे आपको बताना है मरकत किससे बनाया जाता है, मरकत किसका, नहीं नहीं, मरकत द्वीप आप याद कर रहे हैं क्या, मरकत रासायन किससे बनाया जाता है, तो बेरेलियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, बेरेलियम से बनाया जाता है, ठीक है ना। मरकत किससे बनाया जाता है, बेरेलियम से, बेरेलियम से, इमराल्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आगे बताना है किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है या अल्प रक्तता होती है, एनीमिया होती है, लोहा की कमी के कारण। और किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन के, विटामिन सी नहीं। एनीमिया बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी। कहां कहां आप लोग बौख रहे हैं, ठीक है ना। विटामिन, अरे आप लोग कभी किसी को घर में एनीमिया नहीं हुआ है, एक दवा जब लाइएगा तो उसमें देखिएगा ना लिखा हुआ स्पष्ट रहता है विटामिन B6 फॉलिक एसिड, यानी कि विटामिन B6 और B9 के कारण होता है, ठीक है ना। किसकी कमी के कारण, विटामिन B6 और B9 के कारण होता है, या B11 भी उसी को बोलते हैं। आगे आपको बोलना है शुद्ध जल जो है ये किस रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं, वर्षा के जल, ठीक है ना। वर्षा का जल जो है वो शुद्धतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए ना, आपको अगर शुद्ध जल प्राप्त करना है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे प्रयोगशाला में, पता है आप क्या करिए, कुकर में पानी को चढ़ा दीजिए, ठीक है ना, और उससे जो भाप बन रहा है ना उस भाप को कलेक्ट कर लीजिए, वो सबसे शुद्धतम पानी होगा, उससे शुद्ध पानी कोई नहीं होगा। यानी कि डिसलाइजेशन जो करते हैं, पानी जो इंजेक्शन में देने के लिए मिलता है उस पानी को पढ़िएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर। क्या लिखा हुआ रहेगा, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब वही भाप को कलेक्ट करके जो उसमें सिर्फ H2O ही निकलता, और कोई भी उसमें मटेरियल नहीं जाता है। तो वही चीज तो यहाँ भी हो रहा है ना धरती पे। आप नाला का पानी या समंदर का पानी
आप जो पानी आप चापाकल से निकाले हैं वो पानी है, सब पानी है। सब पानी क्या होता है, सूर्य की रोशनी से गर्म हो रहा है और गर्म होकर के भाप बन करके उड़ गया, ठीक है ना। उड़ गया तो वो क्या है, एकदम शुद्धतम रूप है, वो एकदम क्या है, शुद्धतम रूप है। हालांकि जब बारिश होती है तो कुछ औद्योगिक क्षेत्र में वही फिर सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वगैरह मिल करके अम्लीय वर्षा का भी कारण बनता है। लेकिन शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा, तो डिस्टिल्ड वाटर जो हो जाएगा वो पानी जो है सबसे शुद्धतम रूप होगा। और वर्षा का पानी भी शुद्धतम रूप होता है क्योंकि वो भी डिस्टिल्ड वाटर ही है। बताइएगा तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य के उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य के उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से। आगे आपको बताना है नाइट्रोजन यौगिक में, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया किसके जड़ में पाया जाता है, दलहनी पेड़ के जड़ में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, जमने से नहीं, वो तो इथाइल ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, ठीक है ना। जमने से रोकने के लिए इथाइल ग्लाइकॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। ये टेट्राएथिल लेड जो मिलाया जाता है ना, ये अब अस्फुटरोधी दर को बढ़ाने के लिए, यानी कि पेट्रोल का शक्ति बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, पेट्रोल का जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड को मिलाया जाता है, ठीक है ना। पावर जो जाते होंगे देखते होंगे बोलते होंगे कि पावर तेल दे दीजिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ये तेल दे दीजिए, एक्स्ट्रा पावरफुल तेल, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, यही टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से, देखिए 7.4 जो याद करते हैं ना, वही मानव शरीर का पीएच वैल्यू, यह वही आपका ब्लड का पीएच वैल्यू है, ठीक है ना। 7.4 ही याद रखिएगा। मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना, 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू कितना, 7.4। आगे आपको बताना है किस प्रक्रम के द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन से, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन से कर सकते हैं। आगे आपको बताना है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस लोहा में पाया जाता है, पिटवा लोहा में, ठीक है ना। पिटवा लोहा में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस लोहा में पाया जाता है, तो पिटवा लोहा में पाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, कौन सा, कहाँ कोयला पे चले गए, हम लोहा पे हैं, लोहा पे, ठीक है ना, लोहा पे। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, यही पिटवा लोहा ही होता है, पिटवा लोहा ही होता है, ठीक है ना, पिटवा लोहा। आगे आपको बताना है अत्यधिक आघात वर्धिता जो है मेलिएबल जो धातु है वो कौन सा है, सोना। सबसे ज्यादा जो है ना तन्य और आघात वर्धित दोनों कौन सा है, तो सोना ही है। आप सोचिए ना 1 ग्राम आप सोना को लेकर के लगभग 2 किलोमीटर तक का तार आप खींच सकते हैं, कितना ज्यादा पतला, वो टूटेगा नहीं वो, ठीक है ना। आगे आपको बताना है रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम सब पाया जाता है, क्रोमियम इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आगे बताना है आलू का अंकुरन जो है ये किसके लिए उपयोगी होता है, बीज के लिए यानी जनन के लिए, ठीक है ना, जनन के लिए। आलू जैसे होता है तो उसमें देखते हैं ना कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा छेद छेद टाइप का बना हुआ रहेगा, उसको आलू का आंख बोला जाता है, ठीक है ना। वो किसके लिए, किस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो जनन के लिए, यानी कि उसी से उसमें से उसका पौधा फिर निकलता है, वहीं से जहां जहां रहता है। इसी के लिए देखते होंगे वो आलू का जब रोपते हैं तो उसको काट देते हैं और जहां जहां पे वो रहता है ना आंख, उसको बचा के रोप देते हैं तो वहीं से एक पेड़ निकल जाता है। आगे बताइएगा आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, देरी से जमने के लिए नहीं, जल्दी पिघले ना इसके लिए, ठीक है ना, जल्दी पिघले ना इसके लिए। और जिलेटिन का 2 कार्य है, एक तो जल्दी पिघलने नहीं देता है और दूसरा जो है ना वो उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको ढेला नहीं बनने देता है। आइसक्रीम जैसे आपको मिले, ठीक है ना, आपको आइसक्रीम मिले, आप कटोरा में आइसक्रीम खरीदे और एक चम्मच लगाए और वो चम्मच से वो टूट ही नहीं रहा, भुरभुरा हो ही नहीं रहा, मतलब पूरा एकदम जमा हुआ एक इतना बड़ा ये गोला है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो जिलेटिन जो मिलाया जाता है ना वो क्या काम करता है, उसको सॉफ्ट भी बनाए रखता है और उसको जल्दी पिघलने भी नहीं देता है। ये 2 कार्य है जिलेटिन का, इसी के लिए उसको आइसक्रीम में मिलाया जाता है। आगे आपको बताना है गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, मीथेन, और एलपीजी का ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप घर में जलाते हैं, रसोई गैस, उसका क्या है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे आपको बताना है एनाटॉमी विज्ञान की कौन सी शाखा है, एनाटॉमी में आप किस चीज का अध्ययन करते हैं, किस चीज का, कीट का, हाँ एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी हम पूछ रहे हैं, एनाटॉमी जो है ना वो विज्ञान की क्या चीज का, रहन सहन, वो एंथ्रोपोलॉजी में आप चले गए, ठीक है ना।
एनाटॉमी जो है ना वो विज्ञान की बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है ना। डॉक्टर लोग इसका अध्ययन करते हैं, जब बीएससी नर्सिंग वगैरह कीजिएगा तो उसका प्रमुख सब्जेक्ट ही एनाटॉमी होता है, यानी कि आपके शारीरिक की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है ना। आंतरिक संरचना जो है वो किसमें अध्ययन किया जाता है, तो एनाटॉमी में। मान लीजिए कहाँ लिवर है, कहाँ फेफड़ा है, कहाँ किडनी है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए। तो किस शाखा में अध्ययन करेंगे, तो एनाटॉमी में। प्लांट एनाटॉमी भी होता है और एनिमल एनाटॉमी भी होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और वही कंकाल तंत्र के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम में करते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मिर्गी किसकी बीमारी है, तंत्रिका तंत्र की, ठीक है ना। नाड़ी संस्थान की एक बीमारी है। एपिलेप्सी जो है नाड़ी संस्थान की एक बीमारी है, स्नायु की बीमारी। आगे आपको बताना है मानव शरीर में बृहत्तम कोशिका कौन सी होती है, यही तंत्रिका यानी कि स्नायु कोशिका जो होती है। तंत्रिका कोशिका को हिंदी में स्नायु कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, यानी कि विद्युत अपघटन किस नियम के तहत होता है, किसके नियम, फैराडे के नियम के तहत, ठीक है ना। फैराडे के नियम के तहत विद्युत अपघटन होता है। बताना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। बताइएगा एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, ठीक है ना। झूले पे बैठ के झूल रही है, आराम से झूला झूल रहा है, और अगर वो खड़ी हो जाएगी तो आवर्त काल घट जाएगा, यानी झूला जल्दी जल्दी झूलने लगेगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है, 46% होती है। बताइएगा कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 78, ठीक है ना। और इंसान में 46। आगे बताना है पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है, कितना डिग्री केल्विन पर, सीधा सीधा 4 डिग्री केल्विन पर, ठीक है ना। कितना डिग्री पर, 4 डिग्री केल्विन पर। यानी पारा जो है ना सुपर कंडक्टर बन जाता है। पारा को अगर 4 डिग्री केल्विन पे रखते हैं तो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी कि उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आगे बताना मेथेनॉल का अन्य नाम क्या है, मेथेनॉल का अन्य नाम क्या है, इसको वुड अल्कोहल या फिर वुड नेफिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। वुड नेफिया या वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं, या फिर सरल अल्कोहल भी इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल अल्कोहल, यानी कि सिंपल अल्कोहल जो कहलाता है यही कहलाता है, ठीक है ना, मेथेनॉल। और मेथेनॉल के बारे में एक चीज जान लीजिए, अगर किसी शराब को नष्ट करना है, अगर किसी शराब को जहरीला बनाना है, यानी उसको पीने से रोकना है, तो उसमें क्या मिला दिया जाएगा, मेथेनॉल ही मिला दिया जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जो पीते हैं शराब उसमें क्या रहता है, कौन सा अल्कोहल रहता है, एथेनॉल रहता है। कौन सा रहता है, एथेनॉल रहता है। एथेनॉल जहरीला नहीं होता है, और मेथेनॉल क्या होता है, जहरीला होता है। इसी के लिए जब उसको बनाया जाता है, मतलब जिसको बनाने का ठीक से विधि नहीं मालूम है, और वो जब बनाता है तो कभी कभी जो है ना वो एथेनॉल बनने के बदला मेथेनॉल बन जाता है, और वही जहरीला होता है, पीता है लोग, साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो मेथेनॉल का अन्य नाम क्या है, तो वुड अल्कोहल या फिर वुड नेफिया या फिर सरल अल्कोहल के रूप में किसे जानते हैं, मेथेनॉल को। बताइएगा साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा, 4 गुना करना होगा, ठीक है ना। एल को एल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो 4 गुना बढ़ाना होगा। यानी कि साधारण लोलक का समय को अगर दुगुना करना है तो धागा की लंबाई को, यानी कि उसका जो लटक है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। आगे बताइएगा प्रत्येक 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए ध्वनि का वेग कितना डिग्री बढ़ जाएगा, यानी 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग कितना, 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड। यानी टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। गर्मी में ध्वनि ज्यादा अच्छा से ट्रेवल करेगा या ठंडा के मौसम में, गर्मी में, ठीक है ना, गर्मी में ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा। तो कितना डिग्री पर इसका कुछ नियम होगा ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.6 मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग बढ़ जाएगा। किसका, ध्वनि का। बताइएगा तो मानक दाब जो होता है वो कितना mmHg होता है, 760 पारे का 760 mmHg जो है वो क्या है, मानक दाब है। यानी हम लोगों पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या है, 760 mmHg, ठीक है ना। आगे आपको बताना है वही 760 ही, ठीक है ना, मानक दाब ही वही है, आइडियल कंडीशन वही है, ठीक है ना, 760 ही है। बताइएगा समुद्र जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाता है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सोच करके बताइएगा। वायु से कांच में जा रहा है, इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य
बड़ा होने का मतलब समझ रहे हैं कि अब हमको कोई टेंशन नहीं है, रास्ता एकदम कोई जाम है ही नहीं, रास्ता एकदम फ्री है, यानी कि विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खूब तेज चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रास्ता संकरा हो जाएगा, जैसे ही जाम लग जाएगा, तो आपका गाड़ी का स्पीड ऑलरेडी क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, यानी कि आपका चाल कम जाएगा, ठीक है ना। आप नॉर्मल की तरफ जो है सो झुक जाइएगा। तो यानी कि अभी प्रकाश किस में जा रहा है? वायु से कांच में जा रहा है, तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। आगे आपको बताना है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का। विटामिन 1 का क्या नाम है? सॉरी, विटामिन D1 का क्या नाम है? कैल्सिफेरॉल। वो तो D3 है। D2 का याद है? वो भी भुला दिए क्या? नहीं, देखिए विटामिन विटामिन याद रखिएगा, इसमें विटामिन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये सब नहीं छूटना चाहिए। विटामिन D1 का क्या नाम है? साइटोकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है विटामिन D1 का? साइटोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 का क्या नाम है? कैल्सी अर्गोफिरॉल। विटामिन D2 का क्या नाम है? कैल्सी अर्गोफिरॉल। और D3 जो हम लोग में पाया जाता है, कुत्ता बिल्ली में जो पाया जाता है, वो D3 है, उसका क्या नाम है? कैल्सी कोलोफिरॉल। क्या नाम है? कैल्सी कोलोफिरॉल, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, सूर्य के नाभिक में नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन या हीलियम? दोनों? नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है ना। नाभिक में जो है ना, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का, अरे हाइड्रोजन तो दो मिलकर के हीलियम का निर्माण करता है, और कोई भी चीज जुटेगा या टूटेगा तो क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है ना। ऊर्जा का निर्माण होगा। यह चीज सिर्फ परमाणु पे ही लागू नहीं होता है, दुनिया के हर चीज में लागू होता है। दो अगर लोग जुटते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है, दो अगर लोग टूटते हैं तो भी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखिएगा, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कोई दो बच्चा है, ठीक है ना, उसको किसी प्रेमिका से अगर दोस्ती होता है तो खूब और पढ़ने लगेगा, खूब, और तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। या फिर बिछड़ गया, फिर भी खूब एकदम मतलब रोता रहेगा और खूब अच्छे से पढ़ेगा, खूब कि तुमको हम इंतकाम लेकर के दिखा देंगे। तो कोई भी चीज दुनिया में याद रखिएगा, जब जुटता है या टूटता है तो किस चीज का निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो तो पहली सबसे बड़ी है, अग्न्याशय, पेनक्रियाज। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेनक्रियाज है, यानी अग्न्याशय है। आगे आपको बताना है, नेत्र गोलक में किस सेट द्वारा संचालित, यानी नेत्र गोलक जो है ना, ये क्वेश्चन सिंपल है। नेत्र गोलक जो है यह कितने मांसपेशियों के द्वारा संचालित की जाती है? 6 प्रकार की मांसपेशी होती है। नेत्र गोलक को कितना मांसपेशी संचालित करता है? 6 प्रकार की मांसपेशी के द्वारा संचालित होता है। आगे बताना, ऑक्सीकरण को आप किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा किसमें? ऑक्सीकरण में, ठीक है ना। और अवकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। आगे बताना, 1 जूल कितने के बराबर होता है? कितने अर्घ के बराबर होता है 1 जूल? 10 का पावर